और देखिए, कोरोना को लेकर लगातार लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। वैक्सीनेशन को लेकर मन में सवाल है। अब वैक्सीनेशन कब तक कराना चाहिए और कितना गैप होना चाहिए और कौन सी वैक्सीन ठीक है, और कई तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो गाइडलाइंस आ रही हैं, उन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मेदांता से सीनियर डॉक्टर अरविंद कुमार जुड़ गए हैं इस वक्त। बहुत स्वागत है आपका अरविंद कुमार जी एबीपी न्यूज पर। सर, बहुत कंफ्यूजन है लोगों के मन में। आपको और एबीपी न्यूज के दर्शकों को और एबीपी न्यूज के दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। धन्यवाद सर, आपको भी नमस्कार। और शुरुआत करेंगे सर, कंफ्यूजन लगातार डोजेस को लेकर। अब नई गाइडलाइंस आ गई है, उसमें यह भी कहा गया है कि जो लोग कोरोना संक्रमित हैं वो 3 महीने के बाद लगवाएं। लैक्टेटिंग मदर्स भी हैं, वो भी अब लगवा सकेंगी कोरोना वैक्सीन। इसी से जोड़कर मैं ये जानना चाहूंगा, इसके जवाब तो मैं लूंगा ही आपसे, लेकिन सर डोजेस के बीच जो वक्त बढ़ा दिया गया है उसकी वजह क्या है? आदर्श जी, जो कोरोना से संबंधित जो भी मैनेजमेंट गाइडलाइंस हैं वो एक रैपिडली इवॉल्विंग प्रोसेस है। और मैं एक बड़ा क्लियर कट संदेश पहले आपके चैनल के माध्यम से दूं कि हमारा टोटल एक्सपीरियंस इसके बारे में 1.25 साल का है, और 1.25 साल में जो हमने सीखा है उसको कंटिन्यूअस बेसिस पर अप्लाई करके डे टू डे, वीक टू वीक या मंथ टू मंथ बेसिस पे ये गाइडलाइंस चेंज होती रहती हैं। जैसे जैसे कोई एविडेंस इमर्ज होती है, कोई नया साइंटिफिक तथ्य आता है, उसके बेसिस पर मैनेजमेंट गाइडलाइंस में बदलाव किया जाता है। अभी भी किया गया है और ये आगे भी होता रहेगा। तो एक तो ये क्लियर कट मैसेज दर्शक समझ लें कि अगर ऐसे बदलाव किए जाएं तो कृपया आप ये ना सोचें कि हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स कंफ्यूज्ड हैं या परेशान हैं। ऐसा नहीं है। जैसे जैसे एविडेंस इमर्ज हो रही है वैसे वैसे एविडेंस के बेसिस पे चेंजेस आगे भी आते रहेंगे। आदर्श जी सर, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं हमारे दर्शकों को। एक और बात समझाइए, सब जानना चाहते हैं, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि वैक्सीन की ये जो 2 डोज है वो काम कैसे करती है बॉडी के अंदर, कैसे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, कैसे एंटीबॉडीज डेवलप करती है, क्या होता है सर? आदर्श जी, वैक्सीन में हम जो वायरस होता है उसका पूरा सेल या उसका कोई ऐसा हिस्सा जो उसको हमारे बॉडी की सेल्स में अटैक करने में मदद करता है। जैसे कि अगर हम कोरोना की बात करें तो उसमें एक स्पाइक प्रोटीन होता है, उसके ऊपर एक जैसे स्पाइक सा बना होता है। तो वो स्पाइक प्रोटीन ऐसी चीज है जिसकी मदद से ये वायरस हमारे बॉडी की सेल्स से चिपकता है, सेल्स के अंदर जाता है और हमारे डीएनए को यूज करके ये अपने को रेप्लिकेट करके हमें संक्रमित करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन में वही जो हिस्सा होता है उसको या तो तोड़ लेते हैं वायरस से और उसको किसी इन्फेक्शन न करने वाले वायरस के साथ जोड़कर या पूरे वायरस को इनएक्टिवेट करके या वायरस का खाली आरएनए लेकर के, ये अलग अलग पद्धतियां होती हैं। इनमें से किसी न किसी को यूज करके जो ये उसका एंटीजेनिक मटेरियल होता है, ये हम नॉर्मल व्यक्ति, वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट में बेसिक डिफरेंस ये है कि वैक्सीन नॉर्मल व्यक्ति को दी जाती है बीमारी होने से रोकने के लिए, और ट्रीटमेंट उस व्यक्ति का किया जाता है जो ऑलरेडी संक्रमित हो चुका है। तो वैक्सीन दी जाती है नॉर्मल व्यक्ति को, उससे हमारी बॉडी ये समझती है कि शायद ये वायरस हमारे बॉडी में आ गया और वो उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज को बनाना शुरू करती है। जब हम पहली डोज देते हैं तो उससे कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं और साथ साथ एक और पैरेलल प्रक्रिया होती है जिसको हम सेल मीडिएटेड यानी कोशिकाओं की मदद से भी उसका कुछ डिफेंस मैकेनिज्म बनता है। ये दोनों प्रोसेस शुरू होते हैं, लेकिन ये एक लिमिट तक जाते हैं। हम 4-6 हफ्ते 2-3 महीने के गैप के बाद जब उसी डोज को दोबारा देते हैं तो जो मेमोरी बॉडी के अंदर होती है उसको याद करते हुए सेकेंड डोज को बॉडी और जोर से रिएक्ट करती है, जिससे हमारे और ज्यादा एंटीबॉडी लेवल्स बनते हैं, जो फिर 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल अलग अलग तरह तक रखकर हमारे शरीर को इम्यूनिटी देते हैं। तो ये जो 2 डोज के बीच का गैप है, यह एक अहम बात है कि हमें कितना गैप रखा जाए जिससे बॉडी से मैक्सिमम रिस्पांस आए। अब शुरू में हमने 4 हफ्ते का रिकमेंडेशन किया था, लेकिन बाद में जब इंग्लैंड, ब्राजील, साउथ अफ्रीका वगैरह में जो कोविशील्ड के ट्रायल्स हुए थे, उनके डेटा को फर्दर एनालाइज किया गया तो यह पाया गया कि जहां
महीने के आसपास का गैप था, वहां एंटीबॉडी लेवल्स 1 महीने के गैप के मुकाबले हायर थे। तो इसलिए करंट रिकमेंडेशन आई है कि हम उनके बीच में 3 महीने का गैप रखें। कोवैक्सीन में ये अभी भी 4 हफ्ते रखा गया है। आदर्श जी, सर एक चीज और बताइए, क्या दोनों डोज लेना जरूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए? जी आदर्श जी, दोनों डोज लेना जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, एक डोज से आपका रिस्पांस होना शुरू होता है, लेकिन कहीं भी कोई भी ट्रायल ये नहीं कहता कि एक डोज से आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। हर ट्रायल में ये देखा गया कि एक डोज से एंटीबॉडी बनती है, लेकिन क्या उतनी ही एंटीबॉडी आपके लिए काफी है, यह अभी क्लियर नहीं है। इसलिए सेकेंड डोज आज की एविडेंस के हिसाब से इन वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इन दोनों में सेकेंड डोज जरूरी है। आदर्श जी, सर और अगर कोई सिर्फ एक डोज लगाता है और दूसरी डोज नहीं लगा पाता या नहीं लगाता है, तो फिर उसको क्या कुछ नुकसान भी हो सकता है? नहीं, नुकसान नहीं होगा, लेकिन वैक्सीनेशन से जो फायदा होने वाला था उसको पूरा फायदा नहीं होगा, और हम टेक्निकली उसको वैक्सीनेटेड नहीं मान सकते। ठीक है सर, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि स्पेन में जो स्टडी हो रही है, स्पेन स्टडी कर रहा है कि हम एस्ट्राजेनेका की एक डोज लगाएं और उसके बाद दूसरी डोज फाइजर की लगा दें, तो उससे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है या एंटीबॉडीज है, वो 40% के आसपास और ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये कितना ठीक है सर? क्या एक वैक्सीन लगाकर दूसरी वैक्सीन लगा सकते हैं? जी आदर्श जी, जैसा मैंने कहा कि दो चीजें हैं, एक है जो प्रूव्ड एविडेंस है और दूसरी है जिसको हम डेवलपिंग एविडेंस कहते हैं। तो प्रूव्ड एविडेंस अभी आज की तारीख में ये है कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड दोनों को मिक्स नहीं करना है। एक वैक्सीन की डोज के बाद दूसरी डोज भी उसी वैक्सीन की लगनी है। इंग्लैंड में इस पर ट्रायल हुआ था, जहां उन्होंने कोवैक्सीन, कोविशील्ड और किसी दूसरी वैक्सीन को मिक्स किया था, और उन्होंने ये पाया कि इन लोगों में दूसरी डोज लगने पर कहीं ज्यादा साइड इफेक्ट्स उस ग्रुप में आए थे। अब प्रोटेक्शन कितना आया, ये अभी टेस्टिंग चल रही है। तो इस बारे में मैं यही कहूंगा कि एज ऑफ टुडे मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन्स के बारे में फाइनल आंसर आना बाकी है। आज की तारीख में 20 मई का डेटा ये कहता है कि हम सेम डोज, सेम वैक्सीन की 2 डोज लगवाएं। हो सकता है 1 महीने बाद ये रिकमेंडेशन बदल जाए। जी, लेकिन सर क्या आप जानकारी दे पाएंगे, अभी ऐसी कोई हमारी स्टडी चल रही है कि पहली डोज कोविशील्ड लगा ली, दूसरी डोज फाइजर लगा ली, तो वो ज्यादा फायदेमंद हो जाएगी? मुझे इंडिया में ऐसी स्टडी का नहीं पता है, लेकिन इंग्लैंड में ऐसी स्टडी जरूर चल रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका जो इंटरिम डेटा रिपोर्ट हुआ है, उसमें यह कहा गया है कि इन लोगों को मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन के बाद साइड इफेक्ट्स कहीं ज्यादा हुए थे इस ग्रुप में जिसमें मिक्सिंग की गई थी। बेनिफिट कितना है, इसका फाइनल आंसर अभी अवेटेड है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है, अगर इम्यूनिटी किसी की पहले से ठीक नहीं है या उसको तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं इम्यूनिटी को लेकर, तो फिर उस व्यक्ति पर वैक्सीन कैसे कारगर होगी सर? नहीं, देखिए, इम्यूनिटी अगर उसकी ठीक नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं कि बॉडी के अंदर कोई इम्यूनिटी नहीं है। इम्यूनिटी हमारे बॉडी का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। वो नॉर्मल हो सकती है या सब नॉर्मल, जैसे हम स्टेरॉइड्स जब किसी को देते हैं जो डायबिटिक्स होते हैं, या और भी किसी को जैसे बीमारियां हों जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उसकी इम्यूनिटी लो हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्ड करने की शक्ति नहीं है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति इम्यूनिटी लो वाले ग्रुप में है, जैसे कोई डायबिटिक है, कोई स्टेरॉइड्स ले रहा है, कैंसर की कीमोथेरेपी मिल चुकी है, रेडियोथेरेपी मिल चुकी है, या और भी कोई अंगों की बीमारियां हैं जिससे वो लो इम्यूनिटी ग्रुप में आता है, तो उसको भी वैक्सीन अवश्य लगवानी है। वो ये ना समझे कि मुझे तो लो इम्यूनिटी बॉडी में वैक्सीन का रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। इम्यूनिटी और बॉडी की इम्यून सिस्टम की रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। कैपेसिटी होती है, हो सकता है एंटीबॉडी लेवल्स उतने हाई ना जाएं और उनको शायद हो सकता है बाद में बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन आज का डेटा यह कहता है कि उनको भी वैक्सीन अवश्य लगवानी है, और 2 डोज लगवाने से उनको बाकी पॉपुलेशन के मुकाबले ज्यादा फायदा होगा।
क्योंकि लो इम्यूनिटी के ग्रुप में अगर कोरोना होता है तो मृत्यु का चांस कहीं ज्यादा होता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप लो इम्यूनिटी वाले ग्रुप में हैं तो आपकी वैक्सीन लगवाने की जरूरत दूसरे ग्रुप के साथ ज्यादा है। इसीलिए सरकार ने सबसे पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा 60 प्लस या 45 प्लस विद कोमॉर्बिडिटीज वाला ग्रुप था उसको वैक्सीन दी थी फर्स्ट फेज में। आदर्श जी। ठीक है सर, जिस गति से जिस रफ्तार से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, अगर इसी रफ्तार से होता रहा तो हम तीसरी लहर को रोक पाएंगे? हम उस स्थिति में आ पाएंगे कि तीसरी लहर से उतने प्रभावित ना हो? आदर्श जी, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही रेलेवेंट कंटेम्पररी क्वेश्चन आप पूछा है। इनफैक्ट हर व्यक्ति के माइंड में आज यही सवाल है कि अगर हम इसी गति से चलते रहे तो हमारा भविष्य क्या होगा। तो मैं जो नीति आयोग के मेडिकल मेंबर्स ने पब्लिक एड्रेस किया है और जो कुछ भी मैं पर्सनल लेवल पे जानता हूं कि हर तरफ से वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ाने के कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इन दोनों का जो प्रोडक्शन आज की तारीख में 6 करोड़ डोज पर मंथ और 1 करोड़ डोज पर मंथ रेस्पेक्टिवली है, उसको बढ़ाने का कार्यक्रम जारी है। और उसके अलावा स्पुतनिक वैक्सीन और उसके अलावा कई 4-5 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करने वाली और वैक्सीन ऐसी हैं जिनका डेवलपमेंट काफी एडवांस स्टेज में है। और ऐसा माना जुलाई अगस्त आते आते हमारे यहाँ एक बास्केट ऑफ वैक्सीन अवेलेबल होगा जिससे हमारी सप्लाई बढ़ेगी और लोगों को एक चूज करने का चॉइस भी मिलेगी। तो आज अगर आपका सवाल है कि आज रफ्तार से क्या जाएगा, तो आज की रफ्तार से तो हमें कई साल लग जाएंगे पूरे देश को वैक्सीनेट करने में। लेकिन अगर आप ये पूछें कि जो प्लान्स हैं वो प्लान्स अगर एज पर प्लान्स एग्जीक्यूट हो गए और जुलाई और सितंबर अक्टूबर के बीच में जैसा कि सरकार ने वायदा किया है उतनी 200 करोड़ से ऊपर वैक्सीन की डोजेजेस अवेलेबल हो गई, तो ये कार्य हम शायद वर्ष के अंत से पहले पूरा कर सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि प्लान्स को प्रॉपर तरह से एग्जीक्यूट कर पाते हैं कि नहीं। सर, तो इसमें जरूरी यही है कि वैक्सीनेशन जरूर होना चाहिए, वैक्सीन कोई भी हो। जी, वैक्सीन कोई भी मतलब जो अप्रूव्ड हो। देखिए, फाइजर, मॉडर्ना, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, हाँ, ये सब अप्रूव्ड वैक्सीन हैं। कई और प्लेटफॉर्म्स ऐसे डेवलप हो रहे हैं देश में। देखिए, आज की तारीख में इन टोटल 13 वैक्सीन पूरे विश्व में अप्रूव्ड हैं और करीब 100 ऐसे और मॉलिक्यूल्स या प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे डेवलपमेंट की डिफरेंट फेजेस में हैं। उनमें से कई काफी एडवांस्ड फेज में हैं और उम्मीद की जाती है कि अगले 3 से 6 महीने में अप्रूवल पाकर वो फील्ड में अवेलेबल होंगी। भारत में भी ऐसा ही होगा। एक नेजल वैक्सीन है, एक सीरम इंस्टीट्यूट के ही कोवावैक्स करके एक वैक्सीन है, बायोलॉजिकल ई की एक वैक्सीन आ रही है, जाइडस कैडिला वाले एक मॉलिक्यूल पे काम कर रहे हैं। तो 5-6 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स तो हमारे कंट्री में ही डेवलप हो रहे हैं, एडवांस स्टेजेस में हैं और बाकी विश्व में करीब 100 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। आई एम श्योर अगले 3-4 महीने में उनमें से कई वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल होंगी। आदर्श, ठीक है सर, कोरोना से तो हम परेशान हैं, उससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब तो आप दे ही रहे हैं। वैक्सीनेशन किस तरीके से होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे लिए, लेकिन अब कोरोना के बाद ब्लैक फंगस वो बहुत परेशान कर रहा है सर, डरा रहा है लोगों को। राजस्थान में तो अब इसे महामारी भी घोषित कर दिया गया है। कितना खतरनाक है ये सर, और सावधानी कैसे रखें इसको लेकर? आदर्श जी, अगेन आपने बहुत रेलेवेंट और कंटेम्पररी सवाल पूछा है। सबके माइंड में इस समय, इनफैक्ट अगर हम सच कहें तो कोरोना से ज्यादा इस समय लोगों के माइंड में ब्लैक फंगस। पहले मैं बता दूं ये फंगस क्या होता है। ये ब्लैक कलर का नहीं होता है, ये फंगस है। जैसे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, ऐसी फंगस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हवा में, मिट्टी में, गंदे पानी में जगह जगह मौजूद होता है। इसका टेक्निकल नेम है म्यूकर माइकोसिस और ये हवा में, गंदी मिट्टी में, गंदे पानी में होता है और नॉर्मल हवा में ये हम सबके शरीर में अंदर जाता है, बाहर आता है। हमारी अच्छी इम्यूनिटी की वजह से ये हमारे शरीर में जड़ नहीं पकड़ पाता। कोरोना के पेशेंट्स, खासकर वो पेशेंट जिनको
अनकंट्रोल्ड डायबिटीज थी, जिनको स्टीरॉइड्स की हाई डोज काफी लंबे समय तक दी गई और उनको लगातार कई हफ्तों या कई दिनों तक आईसीयू में ऑक्सीजन, बाईपैप, वेंटिलेटर वगैरह लगा, उन लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। शायद कहीं ना कहीं हो सकता है जो एक ह्यूमिडिफायर चेंबर होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन पास होती है, उसमें भी कुछ जगहों पर हो सकता है उस पानी वगैरह को चेंज करने में उतनी सावधानी, प्रेशर, भीड़ और प्रेशर की वजह से ना हो पाई हो। इन कुल फैक्टर्स से मिलाकर के जो ऑक्सीजन जा रही थी, उस ऑक्सीजन में वो फंगस के स्पोर्स थे जो लो इम्यूनिटी की वजह से हमारे नोज में सेटल हो जाते हैं और वो डेवलप करते हैं फंगल हाइफी में। नोज से वो साइनसेस में चले जाते हैं, वहां से आंख में और वहां से वो ब्रेन में चले जाते हैं। और ये शुरुआत होती है नाक से कुछ डिस्चार्ज की और फिर साइनस में दर्द होता है, साइनस का एरिया सूज जाता है, आंखें सूज जाती हैं, आंख का दृष्टि चली जाती है एक साइड में या दोनों साइड में, और जब वो ब्रेन में चला जाता है व्यक्ति की आंखें बाहर आ जाती हैं और हम बेहोश हो जाते हैं और इसमें मृत्यु दर बहुत हाई है। इसके दो चीज हैं कि ये होता उनमें है जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और काफी समय तक हाई डोजेस ऑफ स्टीरॉइड्स दिए गए हैं। तो अगर आप ऐसी कैटेगरी में हैं और आपको कोई भी नाक से डिस्चार्ज है, नाक में कुछ बंद बंद सी लग रही है, साइनस के एरिया में आपको सूजन है या दर्द हो रहा है, या आपको विजन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर को नोटिस में लाएं। एक नाक में स्वाब डाल के KOH टेस्ट करते हैं जिससे वो फंगस का पता लग जाता है और तुरंत फिर एम्फोटेरिसिन नाम की एंटी फंगल दवा है और साथ में सर्जरी द्वारा उस क्लीन भी किया जाता है। अगर हम इसको जल्दी पकड़ ले, एग्रेसिव ट्रीटमेंट कर दें तो ये ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ये लेट हो जाए तो ये घातक सिद्ध होता है। आदर्श जी। ठीक है सर, लेकिन ये म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस से तो हम जूझ ही रहे हैं। अब पटना से खबर आ रही है कि वहां पर एक वाइट फंगस सामने आया है जिसके 4 पेशेंट्स भी मिले हैं और काफी खतरनाक इसको भी बताया जा रहा है। आदर्श जी, जैसा कि मैंने बताया कि हवा में एक नहीं दर्जनों किस्म के फंगस होते हैं। म्यूकर जो है वो सबसे एग्रेसिव किस्म का फंगस है और उसके अलावा एस्परजिलस होता है और भी कई फंगल ग्रुप्स होते हैं जो हवा में होते हैं। अब इनमें से कोई भी आपके शरीर में जड़ कर सकता है। म्यूकर चूंकि बहुत एग्रेसिव होता है और ये बड़ा टिश्यू इन्वेजिव होता है। मैंने लंग्स में केसेस ऑपरेट किए हैं तो वो ऐसे फैलता है जैसे कैंसर की तरह। ये ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व कर लेता है, ग्लैंड्स को, मतलब इतनी तेजी से फैलता है कि आपके देखते देखते से इन्वॉल्व करते करते पूरा लंग इन्वॉल्व हो जाता है। और ऐसे ही यहाँ साइनस को देखते देखते आंख में गया और देखते देखते ये बड़ा है। इसके अलावा और तरह के फंगल इन्फेक्शंस हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। कॉमन मैसेज मैं सबको ये देना चाहता हूं कि डॉक्टर्स को भी और पेशेंट्स को भी कि स्टीरॉइड्स का मिसयूज या हमें फंगल इन्फेक्शंस का सबसे बड़ा कारण है। जो ट्रायल हुआ था स्टीरॉइड्स का, उसमें यह कहा गया था कि हमें 6 मिलीग्राम IV डेक्सामेथासोन 10 दिन के लिए देना है और उससे हमारी मृत्यु दर करीब करीब 1/3 घट जाती है। ये ट्रायल था। लेकिन यहाँ पर माइल्ड डिजीज के लोग खुद ले रहे हैं, बहुत लंबे समय तक लोग ले रहे हैं। यूज करेंगे तो हम फंगल इन्फेक्शन को न्योता इन्विटेशन दे रहे हैं। ठीक है आदर्श जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो कंफ्यूजन्स हैं उनको दूर करने के लिए और लोगों को सही सलाह देने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। ABP न्यूज आपको रखे आगे।